दूसरी चीज इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है। तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान में हुई तो इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी फैलाई भी पाकिस्तान ने ही थी। तो आपने जो बोया है वो आप ही काटेंगे ना, वो काटने कोई दूसरा थोड़ी आएगा। तो ये तो लगता है कि इट इज वेरी क्लोज। जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईरान का, जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। अभी 5 मिनट पहले इंटरनेट पे, और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया है। इसकी खित्ते पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान जी, खासकर पाकिस्तान की हम बात करते हैं। ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें वो पाकिस्तान को ब्रदरली इस्लामिक कंट्री बता रहे हो या ये दावा। तो क्या हम अपने मुसलमानों पे हमले करेंगे? क्या हम अपने मुसलमानों को मारेंगे? ट्रंप ने गलती की और अपनी साख भी खोई और अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचाया अगर वो इसे रिकवर नहीं कर पाता। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये पूरी चार्जशीट है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। अगर हमारे इनके साथ ये हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि ये सारा कसूर या पाकिस्तान का, ये सारा कसूर या ईरान का है, नहीं, दोनों साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जो उनके जो जहाज आए थे, वो मैं नाम उनके वो पायलट साहब का भूल गया था, और जिनको हमने चाय भी पिलाई थी, नाम मैं भी उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। उसने जो उनके बकौल भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। क्या वजह है कि हमारे फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात होती है और उसी दिन ट्रंप फैसला करता है कि मैंने हमला करना है। ईरान जो है वो आज भी जय हिंद के नारे लगा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर ईरान ने लिखा है जय हिंद जय ईरान। देखिए, ईरान को पता है कि भले ही दुनिया अगर दो खेमों में भी बढ़ जाए, कि एक तरफ हो गया मुस्लिम कंट्रीज़ और दूसरे खेमे में हो गए यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर कई क्रिश्चियन कंट्रीज़, ठीक है, हमारा तो डायरेक्टली ऐसा कोई वॉर है नहीं अगर पाकिस्तान को छोड़ दे तो। अगर ऐसा भी होता है फिर भी ईरान को पता है कि वो अकेला पड़ने वाला है, उतना आसान नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि ये सिया सुन्नी वाली मैटर भी यहाँ पर सामने आ रही है। जो भी हो, लेकिन सिचुएशन ये हो रही है यहाँ पर कि ईरान को अब ये अगर मान लीजिए यूएस के साथ ही अलग लेवल की या फिर न्यूक्लियर वाली सिचुएशन अगर वो नहीं करता है तो उसके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत ही वैसे ही बहुत अच्छे और ऊपर से और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी बढ़ जाएगी। तो जब जब उनको मौका मिलता है ईरान को, ईरान के डिप्लोमेट को जो कि इंडिया के अंदर होते हैं, तो इस टाइप के जेस्चर्स दिखाते हैं इंडिया को, जिससे इंडिया जो है एक समझता है कि हाँ किस लेवल का ये बॉन्डिंग हमसे चाहते हैं। हालांकि यूएस की कुछ ना कुछ सिचुएशन हो ही जाती है, अगर ना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मदद करना ना भूलें। तो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ईरान का डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, इनका ये एक्स ऑफिशियल हैंडल है। इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने इस एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है कि जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसने जो उनके बकौल भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। उसके बावजूद जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि ईरान जिस तरह पाकिस्तान या कोई भी एक सॉवरन मुल्क है, उसका इख्तियार है कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो मेंटेन करे किसी मुल्क के साथ भी, और ईरान और भारत के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लेकिन यही यहाँ पर अहम नुक्ता है जब पाकिस्तान के हवाले से लोग एतराज़ करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पर कि आखिर हम क्यों अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे, कि कैसे मौके के ऊपर जब अमेरिका ईरान के खिलाफ इन हमलों में बाकायदा तौर पर शरीक था। अगर हमारे इनके साथ ये हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि ये सारा कसूर या पाकिस्तान का, ये सारा कसूर या ईरान का है, नहीं, दोनों साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बट व्हाट द थिंग इज
कि इसके ऊपर हम काबू क्यों नहीं पा रहे। एक जिसे कहते हैं कि जो ट्रस्ट गैप है बहुत बड़ा, ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा, वो खत्म क्यों नहीं हो रहा। उसकी क्या वजूहात है? कोई लोग इसको इंडिया के साथ जोड़ देते हैं कि जी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो उसके उनके आने के बाद, डॉक्टर जयशंकर के आने के बाद ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा शायद नहीं है। मतलब एक बात करना और है, लेकिन हकीकत इससे अलग होती है। बट जो चीज़ें चली हैं या जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी नहीं है। ना इस रीजन के लिए अच्छी है और ना पाकिस्तान ईरान के लिए अच्छी है, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ होता है। और थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं, मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान के लोग वहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं और हम लोग बहुत सारी चीज़ें बलूचिस्तान में अगर जो लोग गए हैं वहाँ पे आपको मोस्टली खाने पीने की चीज़ों से लेके और इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें होती है घरेलू इस्तेमाल की, बर्तन, ब्लैंकेट्स, कपड़े, ये सारे आपको ईरान के बने हुए मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की तक की चीज़ें आपको ईरान की बनी हुई मिलेंगी। ब्रेड तक वहाँ से आता है, फ्रूट्स तो खैर बहुत सारे पाकिस्तान में आता है, लेकिन ये वाली चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर उनकी इस्तेमाल होती है। शायद अफ़गानिस्तान में भी कुछ जो इलाके जो बॉर्डर्स लगते हैं उनके, वहाँ पे शायद होता हो, लेकिन बलूचिस्तान में एक बड़ी स्केल पे ये सारी चीज़ें हो रही। तो बजाय इसके कि हम ताल्लुकात को बेहतर करें, आखिर ये कौन लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं? ये मतलब 9 लोगों को किसी जगह पे मारना कोई मामूली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब थोड़ी-सी टेंशन कूल डाउन हुई है, उस दिन ये वाक़या हुआ है। ये बात बड़ी हैरानकुन और परेशानकुन है। यानी इसका मतलब है कि जो हालात थोड़ा सँभला पा रहे थे, उसको दोबारा से ख़राब करने की कोशिश भी हो रही है। दूसरी बात, मैंने कहा कि हमारे आपस में ट्रस्ट डेफ़िसिट भी बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रस्ट होता तो फिर शायद आपस में बात की जाती, या और मसले मसाइल जिस तरह बाकी दुनिया में होता है। इंडिया कनाडा का हमने देखा, वो टेंशन तो खैर बहुत बड़ा, लेकिन अमेरिका इंडिया का हमने देखा तो उसको उन्होंने आपस में जिसे कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन चीज़ों को बहुत हद तक जिसे कहते हैं कि वो कूल डाउन किया, यानी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया गया। ये चीज़ें हम पाकिस्तान या फिर ईरान या फिर अफ़गानिस्तान हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये बड़ा एक सवाल है, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें कामयाब क्यों नहीं होते? अनफॉर्च्यूनेटली सबको एक अच्छी नेबरिंगहुड की ज़रूरत है, लेकिन अफ़सोस के साथ कि ऐसा हो नहीं पा रहा। और शायद हम और लोगों को जो ये खराब करना चाहते हैं, इसमें मज़ीद बदतरी लेके आना चाहते हैं, उनको मौक़े देते हैं। पाकिस्तान के मतलब फ़ोर्सेस के भी बहुत सारे लोग बलूचिस्तान साइड पे मौजूद है, इसी तरीके से ईरान साइड पे भी उनकी फ़ोर्सेस, उनकी इंटेलिजेंस मौजूद होती है। फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ों का होना बहुत अफ़सोसनाक है। लेकिन और ये तब तक होता रहेगा जब तक एक दूसरे के साथ ये जो ट्रस्ट का मसला है, जो ट्रस्ट का फुक़दान है, ये ख़त्म नहीं होता या कम नहीं होता। ये चीज़ें ख़त्म होना बहुत मुश्किल बात है। और जो जलील गिलानी साहब है, उन्होंने एक बात की है कि हम नफ़रत की इस चीज़ों को नहीं मानते, कि उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि ये होलनाक और काबिल नफ़रत वाक़या है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। तहकीकात भी की गई या हो रही हैं। ये लोग वर्कशॉप में, वहाँ के लोकल वर्कशॉप में ये लोग मज़दूर थे। इसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। रॉयटर्स की खबर, लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूं। जैसा मैंने कहा कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है, और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है, और रॉयटर्स की न्यूज जो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल कही जाती है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है।
लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में जिनका ये से है। चाइना जो है जैसे मैंने आपको बताया 20 ईयर से उसकी मोनोपोली थी। अच्छा, अब ये हुआ कैसे और क्यों, इसकी तरफ आते हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है डिस्पाइट दैट यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो चलती रही, और उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस दौरान भी जो है वो सही चलता रहा, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन फिर सप्लाई चेन जो है जिस तरीके से उसमें हमने देखा गैप आया, फिर जो कोविड के सिलसिले में वो सारा कुछ रहा, और फिर भी चाइना जो है वो सप्लाई देता रहा और वो करता रहा। लेकिन इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए, अपने आप को उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। और जो कंट्रीज, एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ये स्टेप्स हैं। जब ये बात की जाती है कि जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, अभी उससे पहले दो और इकोनॉमीज जो हैं जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना, फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इंपैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें। और फिर ये है कि और भी इसमें कुछ काफी जो डिटेल्स हैं वो आई हैं, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस तरफ जो मैंने कहा। मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है वो पहले से ये समझता है कि उसको जो है वो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें ये आया हुआ है, जैसे कि CNBC में पब्लिश हुआ और भी कई जगहों पर जो है वो इस तरह के तमाम जो सर्वे हैं वो आते रहे। 2022 में जो है वो कहा जा रहा था कि इंडिया wants to be the pharmacy of the world, but first it must beat China. बांग्लादेश अफगानिस्तान दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। और यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर मिली जिसमें यूएनएससी ने TRF को पहलगाम हमले का जिम्मेदार माना है। यूएनएससी ने यह कहा कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं है। पहलगाम हमले पर यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। For the first time, the United Nations report mentions the resistance front, TRF. The Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. और जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, भारत को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था,
भाड़ में जाए सब अंतरराष्ट्रीय ताकतें क्या कहती हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है। दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो कुछ हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है। पहलगाम का वाकया हुआ, इंडियन मीडिया रीच टू द कंक्लूजन पाकिस्तान ने करवाया। इन चारों ने बैठ के ये पूरा प्लान कंसीव किया और ये चार लोग जो थे ये इसके बारे में जानते थे और इवन हमारी फौज के जो दूसरे कोर कमांडर्स थे। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, और इससे पहले कि बांग्लादेश एक पूर्ण इस्लामिक कंट्री हो जाए, भारत को सख्त कदम उठाने होंगे। बहुत ही सीक्रेटिवली ये पूरा प्लान तैयार किया गया और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले वीडियोस में हमने टीआरएफ के बारे में बात की थी, द रेजिस्टेंट फोर्स। अब ये लश्कर तोयबा जैसे आतंकवादी संगठन जब पूरी दुनिया में नप चुके हैं कि भाई ये आतंकवादी संगठन है वगैरह वगैरह उस टाइप की बात, तो उसके बाद उन्होंने एक अपना अलग से संगठन बनाया और जिसका नाम दिया टीआरएफ। और उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ था जहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था, ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि अब जो है वो यूएन की तरफ से भी इसको बता दिया गया है कि भाई हाँ ये पाकिस्तानी सपोर्टेड था। हालांकि टीआरएफ को भी बैन कर दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए पाकिस्तान की मदद ना होती, पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान की लश्कर या फिर कहे कि लश्कर तोयबा की अगर मदद ना होती तो ये चीज़ हो नहीं पाती। मतलब ये पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था वो जो मैसेकर हुआ था उसके बारे में। अब देखिए, पता नहीं मतलब कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ना, वो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई आखिरकार कोई कंट्री ऐसा कैसे कर सकता है। अमेरिका फिर भी अभी भी पाकिस्तान का कई मामलों में सपोर्ट कर रहा है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि पूरी दुनिया के आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। साहब बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया, जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस, कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। उससे भी पहले आप देखिए जूनागढ़ की एक्सेशन हमने कबूल की, अंडर व्हाट लॉजिक? हम अपने लोगों को भी सच नहीं बताते ताकि वो उसी पंबल पूसे में रहें, इमोशनल तरीके से सोचें, और कोई गवर्नमेंट भी पीस की बात करे तो उसको खतरा ही रहे कि यार ये लोग उठ खड़े होंगे। तो सर बलूचिस्तान की भी बात है, देखिए खुद मैंने जमाली साहब से ये सुना कि मैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास, और मैंने कहा सर आप अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की कॉल कर दें भुगती को तो ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने कहा उसको कहो वो मुझे फोन करे। उसने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर, आई एश्योर यू वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक 1 फोन कॉल सर।
आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई। शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। अब देखिए ना, पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं करते? मुल्क से क्या मुराद है सर? पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए। तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स। मेज पे बैठ के हल किया जाएगा। ये फरवरी में होता है, लाहौर डिक्लेरेशन, वाजपेयी जी आते हैं और हमारे दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात बढ़ने का जो अमल है उसका आगाज होता है बाकायदा तौर पे, और फिर वो चले जाते हैं वापस। मार्च का महीना ये प्रेपरेशंस करते हैं। अप्रैल 99 में हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस शुरू हो जाती हैं और प्राइमरीली इसमें हमारी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है वो हिस्सा ले रही है। रेगुलर ट्रुप्स, अब तो वो रेगुलर एक रेजिमेंट बन गई है ना पाकिस्तान आर्मी की। 99 में यानी ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कारगिल हुआ है, उस वक्त वो पैरामिलिट्री थी, लेकिन बाद में फिर अब इसको रेजिमेंट बना दिया गया और ये पूरे पाकिस्तान में है। पहले सिर्फ ये नॉर्दर्न एरियाज में होती थी। तो NLI ने इसमें हिस्सा लिया। अप्रैल में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशंस शुरू कर दी थी और अप्रैल के एंड तक ये इन्फिल्ट्रेशंस मुकम्मल कर चुके थे। और होता एक्चुअली ये है कि जो एक अनरिटन कह लें, एक दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि चूँकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे लिविंग कंडीशंस हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो सर्दियों में फिर ये वापस नीचे आ जाते थे, रिजेस से नीचे आ जाते थे। सर्दियां गुजार के फिर गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और अपनी जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इंडियंस ने भी यही किया था। वो एतबार के ऊपर बहुत सी चीज़ें चलती हैं ना, बहुत से दुनिया के ममालिक में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, यानी हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, उसके आगे तुम्हारा है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिज हमारी है, ये तुम्हारी। तो वो इंडियंस जो थे ना, वो सर्दियों में पोस्टें अपनी छोड़ के पीछे चले गए। तो इन्होंने अप्रैल में अपने ट्रुप्स भिजवाए और फिर इन्होंने कब्जे कर लिए हुए थे। तो ये 3 मई को इंडिया को पता चला। उनके कुछ जो शेपर्ड्स थे, ये चरवाहों ने कुछ देखा, मूवमेंट देखी और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जाके बताया पीछे। आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की। वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी उनसे कहती हैं कि आप बेस्ट हैं, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। अच्छा, इसकी एक और वजह उन्हें ये पता है कि लोग इसके ऊपर कितना इसको वायरल करते हैं। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी साहब की मुलाकात हुई है। दोनों की दोस्ती को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है, और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Assam. Gidar.
जैसे ही फील्ड मार्शल साहब की गाड़ी जो है वो होटल के करीब पहुंची तो वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, बहुत ही सख्त किस्म की। और उसके बाद देखा जा सकता है कि एक कोई नारेबाजी करने वाला जो टोला था वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल जा पीछे पहुंचा। उसमें फील्ड मार्शल सामने आपको नजर भी आ रहे हैं और उन्होंने उनको कातिल कहा। अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है उन्होंने जो है असला उठा लिया है। आइन हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे ही यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बारे में, अब वो जब मिलते हैं तब अलग ही ऑरा होता है उनका। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये हो रही है कि पाकिस्तान का वो जो आर्मी चीफ या फिर कहे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब यूएस जाता है ना तब उसको गालियाँ सुननी पड़ती है। मैं कैसे मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आप देखोगे कि देखा आपने कि जैसे ही वो होटल पर गया तो वहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी मौजूद थे और ये वो पाकिस्तानी है जिसने ये जो पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म सहा है। मतलब आए दिन वो किसी को भी उठा लेते हैं। आज भी वही सिचुएशन चल रही है। जो उनके बीच में नहीं आएगा वो शांति से जी पाएगा। अगर उनको लगता है कि इससे हमें खतरा है तो उसको कभी भी उठा लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आसिम मुनीर जब होटल जा रहा था तब अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों में उसका स्वागत किया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आसिम मुनीर, अगर मान लीजिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कोई मंत्री जाता है तो लिटरली हूटिंग की जाती है और कई तो लिटरली गालियाँ देते हैं। आपको वो भी याद होगा पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ वो बाजवा जो था, उसका भी आपको याद होगा कि एक जगह पर बैठा था और एक अफगान वहाँ पर आया और उसने बड़ी जम के गालियाँ दी थी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। एग्जैक्टली तो देखिए, आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की और खास तौर पर हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी अपने सोशल मीडिया पर इससे मदद लेंगी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है काफी अरसे से। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सेल्फी ली थी तो वो सेल्फी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी जॉर्जिया मेलोनी ने, और वो इतनी वायरल हुई थी। और जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटालिया के जो सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पर जो उनके फैन क्लब था बहुत बढ़ गया था। तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल दें ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो जाए, कोई थोड़ा जा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी। वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये चल क्या रहा है G7 के बाद, हम यहाँ से शुरू करेंगे और बाकी टॉपिक्स पे जाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ? रोहित जी, आपसे शुरू करती हूँ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाथ तो मोदी जी ने पकड़ा था, छोड़ा मेलोनी ने नहीं। वो मेलोनी ज्यादा हाथ मिलाना चाह रही थी। हमारे मोदी जी पे आप ऐसी बात न करें, बड़े शरीफ आदमी। और दूसरी चीज ये कि कुछ, और इसकी फोटो भी मेलोनी ने ही अपने ट्विटर पे डाली, जिसको रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर ने। वैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साइप्रस में पहले थे, फिर कनाडा, नाउ क्रोएशिया। एंड क्रोएशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जो कॉरिडोर बना रहा है अपना, वो क्रोएशिया के थ्रू निकलने के चांसेस हैं, यूरोप जाने वाला कॉरिडोर। तो हमारा कुछ उसमें गेम होगा, नो डाउट। और ये कॉरिडोर
बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सीपीईसी, इन दोनों को काउंटर करेगा। सीपीईसी, खैर सीपीईसी तो बहुत छोटी सी चीज है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग। ये यूरोप वाला कॉरिडोर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्रोएशिया, जाग्रेब कैपिटल, एक तो वो फॉर्मर युगोस्लाव एरिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, युगोस्लाविया को बोला जाता था लिंक बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, और युगोस्लाविया जो है एक तरफ ग्रीस टर्की पड़ता है, दूसरी तरफ यूरोप पड़ता है, तो इस एरिया में प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, साइप्रस बहुत छोटा सा कंट्री है, 2 रात प्राइम मिनिस्टर ने स्टे किया, इसका मतलब कुछ बड़ी चीज हो रही है वहां पर। प्राइम मिनिस्टर 1 रात स्टे करना बड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, 2 रात स्टे करा। लेट्स सी, एंड द प्राइम मिनिस्टर स्टिल ऑन द वर्क। और हम लोग अब जल्दी इंटरनेशनल योगा डे 21 तारीख का, जिसको प्राइम मिनिस्टर कभी मिस नहीं करते, वो आएंगे। अभी 21 तारीख में 2-3 दिन बचे, तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे अभी, और वो इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल काफी हेक्टिक दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फखर, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो पाकिस्तान में हमेशा से इमरान खान के लिए एक कह लीजिए उनका कहीं भी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है। और आज हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने जो एक्स है या ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा है इमरान खान के फॉलोअर्स को मुखातिब करके कि जी एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिल्कुल बात तो सही है कि उन्होंने क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से उनकी बात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट से, पहलगाम अटैक के बाद उनकी कॉल आई थी पीएम मोदी साहब को, तो उसके बाद ये मतलब उनकी इंटरेक्शन क्योंकि G7 में नहीं हुई, तो इसलिए फ़ोन कॉल पे उनका रब्ता हुआ और 35 मिनट की कॉल की गई। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट बड़ा मशहूर हुआ, और ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ। अगर हम देखें पूरी दुनिया में लोग इसको बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स भी बोलते हैं और वैसे भी लोग मजाक में भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ चीज़ें देते रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके कभी वो अमेरिका वालों को कहते थे कि आपने हुकूमत हमारी खत्म कर दी, फिर उसके पीछे पड़ गए कि आप हमारी हुकूमत कायम कर दें। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आई अनफॉर्चुनेटली कि उसमें मतलब तब्दीलियां आती रहती हैं हर मतलब 1-2 महीने के